BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 101 टू 110 अध्याय 101। मैं बिल्कुल नहीं झांकूंगा। हम बूही के शब्दों को सुनने के बाद यूनियन एक पल के लिए चुप रही और फिर धीरे से जवाब दिया। बूही ने मछली को भूनने के लिए आग पर रखा और देखा कि यूनियन के दिमाग में कुछ चल रहा था। वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या हुआ? क्या तुम जल्दी में हो? बस 2 दिन और रुको और मैं तुम्हें सील खोलने में मदद करूंगा। यूनियन कुछ हद तक हिचकिचाहट में दिखी और एक पल के चिंतन के बाद फुसफुसाया, मैं नहाना चाहती हूँ। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में आने के बाद से यूनियन ने कई दिनों तक स्नान नहीं किया था। पहले वह बिना नहाए एक दिन भी असहज महसूस करती थी। इतने दिन बिना नहाए रहना उसके लिए एक तरह की पीड़ा थी। हालांकि बूही के साथ इस तरह के शर्मनाक मामले पर चर्चा करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। यही कारण था कि वह सील हटाने के लिए उत्सुक थी। सील खुलने के बाद वह खुद बाहर जा सकती थी और नहाने के लिए एक शांत जगह ढूंढ सकती थी। वर्तमान में सील बरकरार होने और बाहर मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज होने के कारण वह अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अगर वह जादुई जानवरों का सामना करती तो वह अपनी मौजूदा ताकत से उन्हें संभाल नहीं पाती। तुम नहाना चाहती हो? यूनियन की बातें सुनकर बूही थोड़ा चौंक गया और फिर मुस्कुराया, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? खाना खत्म करने के बाद मैं तुम्हें नहलाने ले जाऊंगा। हम यूनियन का गोरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने बूही द्वारा दी गई भुनी हुई मछली ली और उसे खाना शुरू कर दिया। भुनी हुई मछली को अपने हाथ में लेने के बाद यूनियन ने देखा कि बूही उसे गौर से देख रहा था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने पूछा, क्यों? तुम मुझे क्यों देख रही हो? उसने अपनी आस्तीन से अपना मुंह पोंछा, ये सोचकर कि शायद उसके होंठों पर कुछ चिकनाई लग गई होगी। बूही अपनी तंद्रा से बाहर आया और हल्के से मुस्कुराया, तो मछली का स्वाद कैसा है? क्या तुम्हें और चाहिए? उसने अपने हाथ में बची हुई ग्रिल्ड मछली की ओर इशारा किया। यूनियन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीरे से कहा, मैंने बहुत खा लिया है। बूही ने जवाब में सिर हिलाया और अपनी ग्रिल्ड मछली को खाना शुरू कर दिया। मछली को भूनने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लपटें उसकी व्यक्तिगत दिव्य अग्नि द्वारा बनाई गई थी और उसने खाना पकाने के लिए सही समय का इस्तेमाल करना सीख लिया था। अपने पिछले जीवन की यादों से प्रयोग किए गए कुछ मसालों के साथ भुनी हुई मछली का स्वाद वाकई असाधारण था। थोड़ी देर बाद बूही ने मछली का आखिरी निवाला निगल लिया, अपने हाथ पोंछे और फिर खड़ा हो गया। उसने यूनियन से कहा, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें नहलाने ले चलता हूँ। ऐसा कहकर वह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। यूनियन एक पल के लिए झिझकी और फिर वह उसके पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर यूनियन ने बूही की हरकतें देखी और थोड़ा हैरान हो गई। वह शर्मा गई, थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी और उसने पूछा, क्या तुम क्या कर रही हो? उस पर बूही ने अपनी बाहें खोल दी, ऐसा मुद्रा बना ली जैसे कि वह उसे गले लगाना चाहता हो। बूही ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया, बेशक, मैं तुम्हें गले लगाने का इंतजार कर रहा हूँ। यूनियन का चेहरा और भी लाल हो गया और वह एक पल के लिए झिझकी, फिर एक नर्म आवाज में बोली, शायद हमें नहीं जाना चाहिए। फिर वह मुड़ी और गुफा में वापस जाने लगी। हम पहले ही बाहर आ चुके हैं, तुम वापस क्यों जा रही हो? यूनियन को भागने की कोशिश करते देख बूही के होंठ थोड़े मुड़े और उसने उसे मजबूती से पीछे खींच लिया। बूही की ओर एक ताजा हवा बही और जल्द ही एक नर्म सुगंधित शरीर उसके आलिंगन से टकराया। जैसे ही उसका नर्म शरीर बूही से टकराया, ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर सीधा असर हुआ हो, जिससे उसका दिल कांप उठा। बूही के अचानक कदम उठाने से यूनियन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह एक पल के लिए बूही के इरादों को समझ नहीं पाए। क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? यूनियन को घबराहट महसूस हुई, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि बूही क्या करने की कोशिश कर रहा था। मैं और क्या कर सकता हूँ? बेशक, मैं तुम्हें नहलाने ले जा रहा हूँ, बूही ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कुछ आवेगपूर्ण इच्छाओं को दबाते हुए उसने अपनी बाहें फैलाई और यूनियन की खूबसूरत कमर को पकड़ लिया। अपनी बाहें उसकी नाजुक कमर के चारों ओर कसकर लपेटे हुए बूही को एक पल के लिए विचलित होने का एहसास हुआ। क्यों तुम जा नहीं रहे हो? जैसे ही बूही अपनी बाहों में कोमलता का आनंद ले रहा था, उसके कानों में यूनियन की थोड़ी शर्मिंदा आवाज सुनाई दी। ओह सॉरी। बूही मंद मुस्कुराया, लेकिन उसके शब्दों में कोई पश्चाताप नहीं था। उसने अपनी बाहों में सुंदर महिला को एक बार फिर से पकड़ लिया। बाद में बूही ने हल्के से अपना पैर थपथपाया और यूनियन को पकड़कर हवा में उड़ गया। हवा की तेज धार उनके कानों में भर गई, उनके कपड़ों को उनकी त्वचा पर कसकर दबा दिया। यूनियन अभी भी बूही का सफेद लबादा पहने हुए था और कॉलर हवा में थोड़ा फड़फड़ा रहा था, जिससे सफेदी का एक विशाल विस्तार दिखाई दे रहा था। ये सुंदर दृश्य देखकर बूही अनजाने में धीमा हो गया। यूनियन को झरने की ओर जाने से पहले मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के चारों ओर एक चक्कर पर ले गया। एक गहरी सांस लेते हुए बूही ने जबरन अपनी आंतरिक इच्छाओं को दबा दिया और यूनियन को देखा, जो दृढ़ता से उसके हाथों में जकड़ी हुई थी। गले लगाओ। उसकी आंखों में चंचल चमक थी। थोड़ी देर बाद बूही अभी भी यूनियन को पकड़े हुए झरने के पास एक जगह पर पहुंच गया। हम यहाँ हैं, बूही ने धीरे से कहा और उसने यूनियन के हाथ पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। पास के झरने को देखकर यूनियन ने बूही के गले से बाहर निकलने की कोशिश की और उसका गोरा चेहरा चमकीला लाल हो गया। बूही ने थोड़ा मुस्कुराया और पास के झरने की ओर इशारा किया। तुम जाकर नहा सकती हो, मैं यहाँ इंतजार करूंगी। हम यूनियन ने शर्मीले चेहरे के साथ जवाब दिया, अपना सिर नीचे किया और झरने की ओर चल पड़ी। जब वह झरने के किनारे पहुंची तो यूनियन झिझकी और तुरंत पानी में नहीं उतरी। उसने बूही को देखने के लिए मुड़कर देखा। यूनियन को पानी के किनारे झिझकते हुए देखकर बूही खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या हुआ? चिंता मत करो, मैं यहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यूनियन एक पल के लिए रुकी और फिर झिझकते हुए बोली, क्या तुम और दूर जा सकते हो? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बूही को आखिरकार समझ में आ गया कि यूनियन उसके झांकने से परेशान थी।
इससे वह चिढ़ गया। क्या वह उस तरह का व्यक्ति था? अगर वह झांकना चाहता तो मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के भीतर वह यूनियन को देख सकता था, चाहे वह कहीं भी नहाती हो। एक पल के चिंतन के बाद बूहे ने नीचे पानी की सतह से उठती पानी की धुंध की ओर इशारा किया। देखो, ये धुंध इतनी घनी है कि अगर मैं बहुत करीब भी खड़ा होता तो मैं तुम्हें नहीं देख पाता। मैं अब तुमसे बहुत दूर हूँ, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। उसकी व्याख्या सुनकर यूनियन किनारे पर खड़ी हो गई, नीचे धुंध को देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। बूहे उसकी चिंताओं को समझते हुए झरने से दूर चले गए। लगभग 10 मीटर दूर चलते हुए उसने यूनियन से कहा, यह ठीक होना चाहिए। मैं वास्तव में यहाँ से तुम्हें नहीं देख सकता और यदि तुम्हें कोई खतरा हो तो तुम मदद के लिए मेरे पास आ सकते हो। आगे बढ़ो, डरो मत, यहाँ स्नान करना बहुत आरामदायक है और पीछे मत मुड़ो। ये देखकर कि बूहे दूर चला गया था, यूनियन ने कुछ देर के लिए हिचकिचाहट की और अंत में अपनी सांस खोली। जैसे ही उसने अपनी सांस हटाई, उसका ढीला सफेद लबादा धीरे धीरे उसके कंधों से नीचे खिसक गया। उसके लंबे बहते जेट काले बालों के नीचे उसका बर्फ सफेद पतला शरीर प्रकट हुआ। सुरुचिपूर्ण, पतला, मोहक और सुंदर। वक्र और रेखाएं इतनी आकर्षक थीं, वह शान से खड़ी थी। एक पल के बाद यूनियन ने आखिरकार स्नान करना समाप्त कर दिया। जैसे ही वह किनारे पर आने के लिए तैयार हुई, उसने देखा कि उसका सफेद लबादा किनारे पर रह गया है। उसके सीने के घाव वाले हिस्से पर अभी भी कुछ हल्के खून के धब्बे थे जब बूहे ने दवा लगाई थी। इसके अलावा कई दिनों तक पहनने के कारण लबादा काफी गंदा हो गया था। उसके ताज़ा नहाए हुए शरीर को देखकर यूनियन एक पल के लिए चिचकी, फिर वापस पानी में सिमट गई। उसने किनारे पर बूहे को धीरे से पुकारा, क्या तुम मेरे लिए कुछ नए कपड़े ला सकते हो? यूनियन की आवाज सुनकर बूहे को लगा कि वो पकड़ा गया है और तुरंत अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया। नए कपड़े? एक पल के लिए शून्य में घूरते हुए बूहे ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसे खोजा नहीं गया था। लेकिन रुको, वह चिंतित क्यों था? उसने झांका नहीं था, वह केवल उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा था। उस विचार को ध्यान में रखते हुए बूहे धीरे से खड़ा हुआ, अपनी स्थानिक अंगूठी से एक बैंगनी लबादा निकाला और झरने के किनारे पर पहुंच गया। उसने बैंगनी लबादे को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे उठा लिया। मैं इसे यही किनारे पर छोड़ दूंगा, तुम खुद आकर इसे ले जा सकते हो। अध्याय 102, यूनियन का मार्मिक क्षण। तुम ऊपर आकर इसे क्यों नहीं ले आते? बूहे ने उलझन के भाव से पूछा जब उसने देखा कि यूनियन कोई हरकत नहीं कर रही थी। क्या उसे उम्मीद थी कि वह कपड़े उसके पास लाएगा, या तुम चाहती हो कि मैं इसे तुम्हारे पास लाऊं? बूहे ने सीधे पूछा, जिससे यूनियन आश्चर्यचकित हो गई, जो पानी में सिकुड़ गई। अपना सिर धीरे से हिलाते हुए और बुदबुदाते हुए बोली, तुम्हें और दूर चले जाना चाहिए। बूहे ने आह भरी और फिर निराश होकर अपनी पिछली जगह पर वापस आ गया, झरने की ओर पीठ करके बैठ गया। इसके बाद उसने झरने की दिशा में चिल्लाया, मैं दूर चला गया हूँ, तुम अब ऊपर आ सकते हो। उसके शब्दों से राहत पाकर यूनियन धीरे से पानी में खड़ी हो गई और चुपचाप किनारे की ओर चली गई। उसने पानी से बाहर झांका, ये देखते हुए कि बूहे वास्तव में किनारे से बहुत दूर चला गया था। उसने अपना नाजुक हाथ बढ़ाया और बैंगनी लबादा उठाया जो उसने पीछे छोड़ दिया था। जल्दी से यूनियन ने बूहे द्वारा उसके लिए छोड़ा गया ढीला बैंगनी लबादा पहन लिया। ओवरसाइज्ड परिधान उसके ऊपर ढीला लटका हुआ था, जिससे उसकी आकर्षक कॉलरबोन और उसकी जांघों की सफेदी दिख रही थी। बूहे के बैंगनी लबादे पर टिकी मर्दाना आभा को महसूस करते हुए यूनियन का चेहरा जल उठा। उसका दिल शर्मिंदगी से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह पास में एक आदमी के साथ नहा रही होगी। पहले के दृश्य के बारे में सोचकर वह और भी लाल और गर्म हो गई। बूहे को दूर से मासूमियत से बैठे देखकर यूनियन को राहत का एहसास हुआ। सौभाग्य से एल्डर बूहे एक ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने झांकने का वादा नहीं किया था और उन्होंने अपना वचन निभाया, कभी अपनी नजर इधर उधर नहीं जाने दी। इससे यूनियन के मन में बूहे के लिए और भी गहरा लगाव पैदा हो गया। उसे इस बात का एहसास न होने के लिए दोषी महसूस हुआ कि उसने वर्षों से उसकी कितनी चुपचाप देखभाल की थी। उसने अब से बूहे के साथ अच्छा व्यवहार करने की कसम खाई। वह अब उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगी। ये सोचते हुए उसने बूहे की पीठ की ओर देखा और उसकी आंखों में कोमलता की झलक दिखाई दी। उसने धीरे से आवाज लगाई, मैं नहा चुकी हूँ। बेशक बूहे को पहले से ही पता था कि यूनियन नहा चुकी है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान झरने पर ही लगा हुआ था। यूनियन की आवाज सुनकर वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, पीछे मुड़ा और यूनियन को देखा। उसने एक पल के लिए उसका आकलन किया और फिर धीरे से मुस्कुराया, ये थोड़ा बड़ा है। बूहे की नजर को भांपते हुए यूनियन ने सहज रूप से अपने वस्त्र का कॉलर कस दिया ताकि उजागर क्षेत्र को छिपाया जा सके। बूहे ने अपनी नजर हटा ली, पहले की तरह यूनियन के पास गया, अपनी बाहें उसके लिए खोल दी और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो तुम नहा चुकी हो, अब वापस जाने का समय है। यूनियन ने बूहे को एक चिढ़ाने वाली नजर से देखा, लेकिन आज्ञाकारी ढंग से उसके गले लग गया। बूहे ने हंसते हुए उस खूबसूरत महिला को कसकर पकड़ लिया, अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया। उसने उस अनोखी खुशबू को सूंघा जिसने उसके दिल को थोड़ा झकझोर दिया। यूनियन के आग्रह पर बूहे ने हल्के से अपने पैर को थपथपाया और यूनियन को पकड़कर एक बार फिर आसमान में उड़ गया। जैसे ही उनकी आकृतियां शून्य में से गुजरी, हवा के झोंकों ने फिर से यूनियन के वस्त्र को उड़ा दिया, जिससे बूहे को एक और शानदार दृश्य देखने को मिला। थोड़ी देर बाद गुफा के सामने बूहे ने अनिच्छा से यूनियन को छोड़ दिया। धन्यवाद। यूनियन शर्मा गई और गुफा की ओर बढ़ गई। बूहे ने चिढ़ाते हुए कहा, आपका स्वागत है। मुझे पता है कि महिलाओं को साफ रहना पसंद है। मैं कल आपको स्नान के लिए नीचे ले जाऊंगा। ये सुनकर यूनियन थोड़ा घबरा गई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह गुफा में तेजी से चली गई। अगले दिन, क्या ये वास्तव में ठीक हो गया है? आपको कुछ और दिनों तक आराम करने की जरूरत नहीं है ना? गुफा में बूहे ने यूनियन को देखा, जो बड़े आकार के बैंगनी लिबादे पहने हुए थी, और सलाह दी, आपको आश्वस्त होना चाहिए कि मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, एल्डर बूहे।
तो क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि इस सील को जल्दी से कैसे हटाया जाए? ये सुनकर बूहे ने धीरे से आह भरी, उसकी आंखों में निराशा का भाव था। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग में हाथ डाला और एक जेड बोतल निकाली। जेड बोतल के अंदर कोई और नहीं बल्कि पौराणिक साथी नीलम स्रोत था। बोतल को अपने हाथ में पकड़े हुए बूहे ने यूनियन से कहा, इस बोतल में कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स है जो आपके शरीर के भीतर एमेथिस्ट सील को अनलॉक कर सकता है। कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स पर्पल क्रिस्टल विंग लायन किंग के शरीर से उत्पन्न हुआ था और एमेथिस्ट सील भी पर्पल क्रिस्टल विंग लायन किंग के भीतर की शक्ति का परिणाम थी। दोनों की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई थी। जब यूनियन ने कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स को निगला तो यह अस्थायी रूप से उसके भीतर की ऊर्जा को आत्मसात कर लेगा, जिससे वह अपने शरीर के भीतर एमेथिस्ट सील को सीधे अनलॉक कर सकेगी। ये सुनकर यूनियन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए और उसने बूहे के हाथ में जेड की बोतल को देखा। यह क्या है? बूहे ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, क्या आपने कभी कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स के बारे में सुना है? कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स। यूनियन इस शब्द से थोड़ा स्तब्ध थी और फिर उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने अविश्वास में बूहे के हाथ में जेड की बोतल को देखा और पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि इस बोतल में पौराणिक कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स है? स्पष्ट रूप से यूनियन ने कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स के बारे में भी सुना था। बूहे ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है, मैंने इसे बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा की मान से प्राप्त किया है। यूनियन का दिल तुरंत जल उठा। वह जानती थी कि बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा एक असाधारण और दुर्लभ जादुई जानवर था, क्योंकि यह एकमात्र तरीका था जिससे वह छठी रैंक तक पहुंच सकता था। जब भी यह जादुई जानवर प्रजनन करता था तो शावकों के साथ साथ साथी नीलम स्रोत पैदा होने की बहुत कम संभावना होती थी। शेर राजा के पेट में लंबे समय तक रहने के कारण साथी नीलम स्रोत में एक शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा थी। जब युवा जादुई जानवर चौथी रैंक तक बढ़ गए तो इसे निगलने से वे सीधे 5वीं रैंक के जादुई जानवरों में विकसित हो सकते थे। इसके अलावा उनके अंदर की नीलम की आगन्य बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेरों की तुलना में और भी अधिक भयानक होगी, जिन्होंने साथी नीलम स्रोत का सेवन नहीं किया था। जहां तक उसे पता था, सैकड़ों बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजाओं में से एक का भी साथी नीलम स्रोत को जन्म देना दुर्लभ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बूहे की किस्मत इतनी अविश्वसनीय होगी। हालांकि सदमे से परे यूनियन को बहुत गहरा आघात लगा। वह कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स की कीमत जानती थी, लेकिन बूहे ने उसे देने के लिए बिना किसी प्रयास के उसे निकाल लिया था। ये सोचते हुए यूनियन ने बूहे को जटिल भावनाओं के साथ देखा। उसके दिल में एक सूक्ष्म स्नेह पनप रहा था। बूहे, तुम मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं? बूहे यूनियन के विचारों से अनजान था। उसने जेड की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी और कहा, चूंकि तुम कंपेनियन एमेथिस्ट सोर्स के प्रभावों को समझती हो, इसलिए आगे बढ़ो और इसे ले लो। इसके प्रभाव तुम्हारे भीतर की सील को हटाने के लिए पर्याप्त हैं। यूनियन एक पल के लिए झिझके और फिर धीरे से बूहे से जेड की बोतल स्वीकार कर ली। अध्याय 103, साथी नीलम स्रोत के दुष्प्रभाव। यूनियन साथी नीलम स्रोत प्राप्त करने के बाद गुफा के एक कोने में चली गई और उसे पीने की तैयारी करते हुए बैठ गई। बूहे उसकी रक्षा करने के लिए उसके बगल में खड़ा था। यूनियन ने बोतल का ढक्कन खोला और तुरंत अंदर बैंगनी तरल देखा। साथ ही जेड बोतल से एक अत्यंत शुद्ध ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए यूनियन की अभिव्यक्ति बदल गई और फिर उसने खुशी का भाव प्रकट किया। वह अपने शरीर के भीतर नीलम सील को थोड़ा सा कांपते हुए महसूस कर सकती थी। हालांकि एक मामूली प्रतिक्रिया, इसने पुष्टि की कि बूहे सही था। साथ ही नीलम स्रोत वास्तव में उसके भीतर नीलम सील को प्रभावित कर सकता है। बोतल को अपने लाल होठों के करीब लाते हुए यूनियन ने संकोच नहीं किया। उसने साथ ही नीलम स्रोत की पूरी बोतल पी ली। बैंगनी तरल उसके गले से नीचे उतरा, जिससे एक झुलसने वाली सनसनी पैदा हुई। जल्द ही साथ ही नीलम स्रोत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसके पेट से गर्मी की लहरें फूट पड़ी, उसकी मेरिडियन में बह गईं और धीरे धीरे उसकी हड्डियों और मांस में समा गईं। ये गर्मी समय के साथ बढ़ती गई। यूनियन के सुंदर चेहरे पर बैंगनी रेखाएं दिखाई दी, जिससे वह कुछ हद तक विदेशी दिख रही थी। हालांकि साथ ही नीलम स्रोत में बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, लेकिन एक सम्राट के रूप में यूनियन इसे झेल सकता था। जैसे जैसे आंतरिक गर्मी बढ़ती गई, यूनियन की कोमल त्वचा धीरे धीरे बैंगनी हो गई। अपने भीतर बढ़ती गर्मी को महसूस करते हुए यूनियन का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जल्दी से अपने भीतर नीलम सील को प्रभावित करने की शक्ति को नियंत्रित किया। इस समय उसके पूरे शरीर में मांस और खून बैंगनी छापों से ढका हुआ था। इन छापों का एक निश्चित संबंध था, जो उसके दो क्रिस्टल के भीतर की ऊर्जा को बाहर से पूरी तरह से अलग कर रहा था, जिससे उसका संचार असंभव हो गया। यूनियन का दिमाग चला गया और उसने साथी नीलम स्रोत द्वारा रूपांतरित बैंगनी ऊर्जा को इन बैंगनी छापों की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। धमाका! जब बैंगनी छापे बैंगनी ऊर्जा से टकराईं तो ऐसा लगा जैसे कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई हो। छापे बिखर गई और बैंगनी वायु प्रवाह के धागों में बदल गई, जो बैंगनी ऊर्जा में विलीन हो गई। जैसे जैसे उसने छापों से अधिक ऊर्जा को अवशोषित किया, यूनियन के शरीर के भीतर बैंगनी ऊर्जा का रंग गहरा होता गया। जब रंग एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गया तो बैंगनी ऊर्जा अचानक कांपने लगी और बैंगनी ऊर्जा के भीतर से एक हल्की लौ फूट पड़ी। एक पल में बैंगनी ऊर्जा एक सूक्ष्म बैंगनी लौ में बदल गई। उसकी डूबी हुई के भावर के भीतर बैंगनी लौ की एक किरण स्वतंत्र रूप से टिमटिमा रही थी। इससे एक कोमल गर्मी निकली, जो यूनियन के शरीर में व्याप्त हो गई और अंत में उसके दो क्रिस्टल में प्रवेश कर गई। हल्की गर्माहट उसके दो क्रिस्टल में प्रवेश करने के बाद यूनियन को तुरंत महसूस हुआ कि उसका दो क्रिस्टल अब सफलतापूर्वक काम कर सकता है और इसके अंदर डूबी हुई स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है। इस घटना के लिए यूनियन पहले तो स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसके भीतर परमानंद की लहर दौड़ गई। इस विशेष घटना का निस्संदेह मतलब था कि उसके शरीर के अंदर नीलम की सील खुलने वाली थी। हालांकि इस समय यूनियन ने देखा कि उसका शरीर अचानक बेचैन होने लगा। ये बेचैनी यूनियन के भीतर सबसे आदिम इच्छाओं को जगाने लगी, जिससे वह धीरे धीरे थोड़ी खोई हुई सी लगने लगी।
बूहे यून से कुछ दूर क्रॉस लेग करके बैठ गया, कभी कभी उसकी आभा में होने वाले बदलावों को देखता रहा। शुरू में जब उसने यून के शरीर के अंदर डूकी हुई की कुछ हलचल महसूस की तो उसने मान लिया कि नीलम की सील हटने वाली है। हालांकि अगले ही पल उसका हाव भाव कुछ अजीब हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यून की वर्तमान स्थिति कुछ असामान्य लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी स्थिति कुछ अस्त व्यस्त थी। ठीक उसी समय यून ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी नजर कुछ हद तक एकाग्र नहीं थी। उसने अपने चेहरे जैसे होठों को थोड़ा सा खोला और धीरे से बुदबुदाते हुए एक गर्म सांस छोड़ी। बहुत गर्म, मैं बहुत गर्म हूँ। ये देखकर बूहे कुछ हद तक अवाक रह गया। उसने यून को देखा जो वर्तमान में किसी भी तरह की शान से रहित था, कुछ हद तक अवाक महसूस कर रहा था। क्या ये हो सकता है कि इस साथी नीलम स्रोत में भी कामोद्दीपक प्रभाव हो? रुको, अचानक बूहे को कुछ याद आया। मूल कार्य में जियोयान ने भी साथी नीलम स्रोत का सेवन किया था और कामोद्दीपक प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं था। क्या ये हो सकता है? इस समय बूहे को एक संभावना याद आई। वह संभावना ये थी कि यून के अंदर नीलम सील की ऊर्जा किसी तरह से एक अज्ञात परिवर्तन से गुजरी थी जब वह साथी नीलम स्रोत की ऊर्जा के संपर्क में आई थी, जिसके परिणामस्वरूप तथाकथित कामोद्दीपक प्रभाव हुआ। जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा तो बूहे का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। ये वाकई बहुत आगे जा रहा था। इस अप्रत्याशित स्थिति ने बूहे को चौंका दिया था, जिससे आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाले बूहे थोड़े असहाय हो गए थे। जब वह इस पर विचार कर रहा था तो यून की वर्तमान स्थिति और भी अधिक हैरान करने वाली हो गई। बूहे की नजर उस पर पड़ी। इस समय यून के काले काले बाल पूरी तरह से नीचे लटक रहे थे, जिससे वह आकर्षक और मनमोहक लग रही थी। उसकी चमकीली आंखें धुंधली गुणवत्ता से भरी हुई थी, जिसमें नई नई मोहकता का संकेत था। बिल्कुल आकर्षक और लुभावनी। उसका चेहरा हल्के गुलाबी रंग से लाल हो गया था और उसके चेहरे जैसे होठों से एक गर्म उमस भरी सांस निकल रही थी। उसकी गोरी, चिकनी और पतली टांगें अब उजागर हो गई थी, जिससे वह संतुलित और सुंदर लग रही थी। बूहे के सामने यून का पिछला व्यवहार हमेशा गरिमापूर्ण, सुरुचिपूर्ण और महान रहा था, लेकिन अब उसके सामने यून मनमोहक थी। उसकी हर हरकत में एक मादक आकर्षण था। इस मनमोहक दृश्य को देखकर बूहे खुद को रोक नहीं सका और निगल गया। वह अब और विरोध नहीं कर सका और यून की ओर चल पड़ा। बूहे की मर्दाना आभा को महसूस करते हुए यून को ऐसा लगा जैसे वह किसी चीज से आकर्षित हो गई हो। वह सीधे उसके करीब चली गई और उसे गले लगा लिया। उसका कोमल शरीर उसके शरीर से लिपट गया और बूहे के शरीर के भीतर की काली आग अचानक भड़क उठी। उसने अपना सिर नीचे किया और उसके चेहरे जैसे होठों पर जोश से उसे चूमा। बूहे के होठों और नाक से निकलती गर्म सांसें यून के आकर्षक चेहरे को छू रही थी, जिससे उसका शरीर और भी गर्म हो रहा था। इस समय उसने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया। उसकी लंबी पतली भुजाएं बूहे के शरीर को कसकर पकड़े हुए थी। वे दोनों एक दूसरे से कसकर लिपट गए। उनकी निगाहें और भी अधिक बेपरवाह हो गई। उनकी सांसें भारी होती जा रही थी। ठीक इसी समय अचानक गुफा में ठंडी हवा का झोंका, जिससे यून, जो अपनी समाधि में खोई हुई थी, कुछ स्पष्टता प्राप्त कर सकी। अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर यून का रंग तुरंत पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपने होंठ बूहे के होंठों से अलग किए और अपने चांदी के दांतों को काटा। वह मुश्किल से बोली, नहीं बूहे, ऐसे नहीं। अपनी इच्छाओं की उत्तेजना के कारण यून की आवाज में सुन्नता का संकेत था। हालांकि अगर आप ध्यान से सुनते तो आप उसके स्वर में आंसू का एक दुर्लभ स्पर्श सुन सकते थे। अध्याय 104, डू पूर्वज की गोली लेना। 10,000 अक्षर छोड़कर आधे दिन बाद गुफा के अंदर की गतिविधि धीरे धीरे कम हो गई। वे दोनों थक गए थे और धीरे धीरे गहरी नींद में चले गए। एक और घंटा बीत गया। इस समय बैंगनी ऊर्जा की पतली किस्में धीरे धीरे यून के शरीर के भीतर प्रवाहित हुई, जो उसने पहले खर्च की गई ताकत को फिर से भर रही थी। थोड़ी देर बाद यून की खूबसूरत आंखें धीरे धीरे खुली और झिलमिला उठी। होश में आने पर यून ने पहली बार थकान की लहर को अपने ऊपर महसूस किया। जब वह बैठी और अपने शरीर को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके गालों पर बहने लगे। क्यों? ऐसा क्यों होना था? यून ने गुहे द्वारा उतारे गए सफेद लिबादे को पकड़ा और जल्दी से खुद को ढक लिया, अपने शरीर को छिपा लिया। उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। इस समय उसका दिमाग खाली था, जो उसके सामने हो रही हर चीज को समझने में असमर्थ था। काफी समय के बाद यून ने गुहे को देखा, जो पहले से ही गहरी नींद में सो चुका था। उसकी खूबसूरत आंखों में एक जटिल भावना चमक उठी। हालांकि अभी जो कुछ भी हुआ था वह उसकी ओर से अनजाने में हुआ था, लेकिन उस अनुभव की यादें उसके दिमाग में गहराई से अंकित थी। वह समझ गई कि वर्तमान स्थिति का मुख्य कारण गुहे की गलती नहीं थी। अगर वह खुद पहल न करती, गुहे खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ नहीं होता, ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। फिर भी यून को उस आदमी का सामना करना मुश्किल लग रहा था जिसने उसकी मासूमियत छीन ली थी। हालांकि उसके दिल में उसके लिए काफी स्नेह था। अभी अभी जो दृश्य उन्होंने साझा किया था उसे याद करते हुए यून के पीले चेहरे पर फिर से लाली आ गई। ये वास्तव में बहुत शर्मनाक था। गुहे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब थके हुए गुहे को देखते हुए यून की आंखों में एक जटिल भाव था। उसने सोचा था कि साथी नीलम स्रोत लेने से उसके शरीर के भीतर की सील पूरी तरह से हट जाएगी, लेकिन उसने इस प्रक्रिया में अपनी मासूमियत खोने की उम्मीद नहीं की थी। होठों पर कड़वी मुस्कान लिए यून ने एक बार सोचा और फिर अपने थके हुए शरीर से जूझते हुए खड़ी हो गई। उसने गुहे पर एक संक्षिप्त नजर डाली और गुफा से धीरे धीरे बाहर निकलने से पहले एक नोट छोड़ा। वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उनके बीच अभी क्या हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जब गुहे जागेगा तो वह उसका सामना कैसे करेगी। क्या उसे नफरत महसूस हुई? गुहे द्वारा अपनी मासूमियत छीन लिए जाने के बाद यून को उससे नफरत करनी चाहिए थी। हालांकि उसने पाया कि उसके दिल में थोड़ी भी नफरत नहीं थी। इस पल उसे एहसास हुआ कि इस गुफा में साथ रहने के दौरान वह अनजाने में गुहे से प्यार करने लगी थी।
अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए यूनियन की आंखें खाली थी, उसके कदम लक्ष्यहीन थे। उसने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज छोड़ दी। अभी वह बस इससे बचना चाहती थी। कम से कम फिलहाल वह बूही का सामना नहीं करना चाहती थी। आधे दिन बाद बूही धीरे धीरे जाग उठा। जैसे ही उसे होश आया, उसने सहज रूप से अपनी तरफ देखा। उसे वहां न पाकर उसे अचानक घबराहट महसूस हुई और उसने गुफा के चारों ओर नजर घुमाई। वह कहाँ है? बूही ने खुद से कहा, यूनियन की आकृति को देखने में असमर्थ। उसके चेहरे पर भ्रम और परेशानी का मिश्रण दिखाई दिया। पिछली रात की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं और वह खुद को शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद को रोक नहीं पाएगा और यूनियन की कोमलता के आगे झुक जाएगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, उसने सोचा। झपटा। अगले ही पल गुफा में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। बूही के सुंदर चेहरे पर एक चमकदार लाल हाथ का निशान दिखाई दिया। कुछ आत्मनिंदा के बाद बूही ने कपड़े पहने और यूनियन की तलाश करने के लिए तैयार हो गया। अचानक उसने गुफा में उसके द्वारा छोड़ा गया नोट देखा। मुझे मत ढूंढो, मुझे थोड़ी देर के लिए शांत होने दो। नोट की सामग्री को पढ़ते हुए बूही गहरे चिंतन में डूब गया। संदेश से यूनियन के वर्तमान विचारों का निर्धारण करना कठिन था, लेकिन तथ्य यह है कि उसने उसके लिए एक नोट छोड़ा था। ये संकेत था कि स्थिति बहुत गंभीर नहीं थी। उनके रिश्ते को सुधारने के लिए अभी भी एक मौका था। मुस्कुराते हुए बूही ने सोचा, यूनियन, अब जब तुम मेरी हो तो तुम कभी भी मेरी पकड़ से नहीं बच सकती। फिर उसने अपना ध्यान यूनियन द्वारा गुफा में छोड़े गए गहरे नीले कवच पर लगाया। उसने इसे अपने हाथों में लिया। उस पर एक हल्की सुगंध महसूस की। किनारों पर छोटी दरारों पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए बूही के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दी। बूही ने सावधानी से कवच को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। फिर वह खड़ा हो गया, गुफा छोड़ने की तैयारी कर रहा था। वह गुफा में यूनियन के साथ बिताए समय का शौकीन हो गया था, लेकिन अब जब वह चली गई थी तो मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में रुकने का कोई कारण नहीं था। अब उसका लक्ष्य टेग्रे रेगिस्तान में ग्रीन लोड स्कोर के दिल तक पहुंचना था, जहां उसने डू एंसेस्टर पिल लेने की भी योजना बनाई थी। इसके बाद वह ब्लू फीनिक्स की तलाश करेगा ताकि उसे अपना शिष्य बना सके। अब उसके लिए मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज छोड़ने का समय आ गया था। हालांकि एक बार जब वह चला गया तो बूही ने अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए डू एंसेस्टर पिल का सेवन करने का इरादा किया। थोड़ी देर बाद बूही की आकृति उस घाटी में दिखाई दी जहां उसने पहले अपनी सफलता हासिल की थी। जियोजिन, बूही ने घाटी में प्रवेश करते ही पुकारा। अगले ही पल एक विशाल पक्षी आकाश से उतरा और धीरे से बूही के बगल में उतरा। ये बड़ा पक्षी जियोजिन था। जमीन पर जियोजिन को देखकर बूही के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए। उसने पहले जियोजिन को घाटी छोड़ने से पहले यही प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया था, लेकिन वो गुफा में डूबे होने के कारण पक्षी की उपस्थिति के बारे में भूल गया था। बूही को अपनी लापरवाही का एहसास होने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मास्टर, आप इतने लंबे समय के लिए क्यों चले गए? जियोजिन को आपकी याद आ रही थी, जियोजिन ने कहा। प्रकट होने के बाद थोड़ा तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। खांसते हुए बूही को खुद को समझाना नहीं आता था और उसने जियोजिन की भावनाओं को शांत करने के लिए 2 5वीं श्रेणी के जादू के कोड पेश किए। जियोजिन, कृपया मेरी रक्षा करें। एक साफ मंच बनाने के बाद बूही बैठ गया और जियोजिन को आदेश दिया। समझ गया मास्टर, जियोजिन ने उत्तर दिया। फिर बूही ने अपने सिस्टम स्पेस से एक जेड बोतल निकाली। बोतल में 7वीं श्रेणी का अमृत डू एंसेस्टर पिल था। उसने एक गोल गोली निकाली जो अंगूठे के आकार की थी, जिसमें यिन यांग मछली की तरह दोहरा लाल और बैंगनी रंग था, जिससे एक रहस्यमय रूप दे रहा था। अध्याय 105 3 सितारा डू पूर्वज। डू पूर्वज की गोली को पकड़कर बूही ने एक पल के लिए उसे ध्यान से देखा। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने धीरे से सांस छोड़ी, फिर अपना मुंह खोला और डू पूर्वज की गोली को उसमें डाल दिया। जैसे ही डू पूर्वज की गोली उसके पेट में गई, वह जल्दी से पिघल गई और बूही के शरीर के भीतर एक विशाल और गर्म औषधीय शक्ति फूट पड़ी। यह ऊर्जा तेजी से उसके अंगों और हड्डियों से होकर बहने लगी। बूही का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसके मुंह के कोने थोड़े कांपने लगे, जैसे कि एक चुभने वाली सनसनी उसके ऊपर छा गई हो। सौभाग्य से दिव्य अग्नि तकनीक से अपने शरीर को तड़पाने के बाद बूही के मेरिडियन बेहद लचीले हो गए थे। अन्यथा उसे डू पूर्वज की गोली की शक्तिशाली ऊर्जा को पचाने में संघर्ष करना पड़ सकता था। जैसे ही औषधीय शक्ति तेजी से उसके मेरिडियन से गुजरी, बूही ने एक गहरी सांस ली। मानसिक आदेश के साथ उसके शरीर के भीतर की दिव्य अग्नि बाहर निकली, विशाल ऊर्जा को ढांकते हुए और उसे दिव्य अग्नि तकनीक के मार्ग पर ले जाती हुई। बूही के शरीर के भीतर औषधीय शक्ति के उभार के दौरान आसपास के स्थान में तीव्र उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ। ऊर्जा की लहरें उभरी, जिससे उसके सिर के ऊपर ऊर्जा भंवर बन गए। ये भंवर धीरे धीरे उसकी स्वर्गीय आत्मा के माध्यम से उसके शरीर में फैल गए। अपने भीतर की दिव्य अग्नि के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की थोड़ी बहुत खराब हो चुकी ऊर्जा को परिष्कृत करना बूही के लिए कोई कठिनाई नहीं थी। वह जितना चाहे उतना अवशोषित कर सकता था। जैसे जैसे उसके भीतर की ऊर्जा बढ़ती गई, सब कुछ धीरे धीरे एक सहज प्रक्रिया में बदल गया। डू पूर्वज गोली की दुर्जय शक्ति ने बूही की वर्तमान शक्ति और शारीरिक सहन शक्ति के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। डू पूर्वज गोली का सेवन करने के बाद वह लगभग 2 दिनों तक इसी अवस्था में रहा। इन 2 दिनों के दौरान बूही का शरीर एक चट्टान की तरह स्थिर रहा। केवल एक चीज हिल रही थी, वह थी उसके सिर के ऊपर घूमती हुई ऊर्जा भंवर, जो एक धीमी और स्थिर गुनगुनाहट की ध्वनि उत्सर्जित कर रही थी। बूही के शरीर के अंदर डू पूर्वज गोली की जबरदस्त औषधीय शक्ति एक उफनती हुई डुकी हुई में तब्दील हो गई थी, जो ज्वार की लहर की तरह उसके मध्याह्न रेखाओं से बह रही थी। इसके अलावा स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा का निरंतर प्रवाह था, जिसे अंततः दिव्य अग्नि द्वारा परिष्कृत किया गया, शुद्ध डुकी हुई में परिवर्तित किया गया और इस शक्तिशाली शक्ति में एकीकृत किया गया। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा की मात्रा प्रचुर थी, लेकिन बूही के लिए अवशोषित करने के लिए उपलब्ध हिस्सा पूरी तरह से शोधन के बाद सीमित रहा। फिर भी कुछ न होने से कुछ बेहतर था।
समय के साथ ये संचय स्थिर वृद्धि के माध्यम से एक भयानक स्तर तक पहुंच जाएगा। अधिकांश अभ्यासियों के लिए उनके शरीर में डूकी हुई का संचय एक समान सिद्धांत का पालन करता है। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अमृत का उपयोग करना केवल एक शॉर्टकट था और इसका अत्यधिक उपयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अत्यधिक उपयोग से शरीर के भीतर अस्थिरता और डूकी हुई तैरती रहती थी। हालांकि बूही को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। उनके दिव्य अग्नि रहस्यों में दर्ज दिव्य अग्नि तकनीक न केवल उनके भौतिक शरीर को बल्कि उनके शरीर के भीतर डूकी हुई को भी परिष्कृत कर सकती थी। दिव्य अग्नि के शुद्धिकरण के बाद सबसे अशुद्ध डूकी हुई भी असाधारण रूप से शुद्ध हो जाएगी। इस बार गुही की साधना काफी समय तक चली। उनके शरीर के भीतर डू पूर्वज गोली की औषधीय शक्ति एक दिन पहले पूरी तरह से परिष्कृत हो गई थी, फिर भी उन्होंने तुरंत अपना अभ्यास बंद नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने जारी रखने का विकल्प चुना। एक और दिन बीत गया और इन 3 दिनों के दौरान गुही ने स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपना लगभग पूरा ध्यान लगा दिया। जैसे जैसे वह ऊर्जा के इस निरंतर प्रवाह को खींचता गया, उसकी मेरिडियन से बहने वाली डूकी हुई और भी अधिक शक्तिशाली होती गई। प्रत्येक घुमाव ने उसे लगभग अंतहीन शक्ति दी और इस अतिप्रवाहित अनुभूति ने उसे स्वर्ग में गर्जना करने जैसा महसूस कराया। गुही की साधना की चौथी सुबह आखिरकार कुछ हलचल हुई। उसके सिर के ऊपर ऊर्जा भंवर, जो थोड़ा कांप रहा था, धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसके चारों ओर स्थानिक उतार चढ़ाव धीरे धीरे शांत हो गए। ऊर्जा भंवर के गायब होने के कुछ समय बाद गुही की पलकें थोड़ी झपकने लगी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी काली पुतलियां सामान्य लग रही थी, बिल्कुल साफ, जैसे कि वह अभी झपकी से उठा हो। कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखा रहा था। उसने धीरे से अपने हाथ में साधना मोहर को समाप्त किया, धीरे धीरे अपना सिर उठाया, अपनी हथेली फैलाई और एक विचार के साथ उसकी मेरिडियन के भीतर उमड़ती डूकी हुई फूट पड़ी। ये बिना बंधे गुणों की तरह उसकी मेरिडियन से बाहर निकलकर उसके शरीर में भर गई। जैसे जैसे बढ़ती हुई डूकी हुई उसके शरीर के हर हिस्से में समा गई, गुही की पुतलियां, जो रात की तरह काली थी, एक तेज चमक के साथ टिमटिमा उठी। ये चमक लगातार गहरी होती गई और उसकी आभा बढ़ती गई। 2 सितारा डू पूर्वज स्तर को तोड़ते हुए 3 सितारा डू पूर्वज क्षेत्र में कदम रखा। गुही के शरीर से एक जबरदस्त उपस्थिति निकली, लेकिन जल्दी ही वापस चली गई, बिल्कुल एक घटती हुई ज्वार की तरह। अपने शरीर के भीतर की स्थिति की जांच करने के बाद संतुष्ट होकर गुही ने स्वीकृति में सिर हिलाया। डू पूर्वज गोली वास्तव में 7वीं श्रेणी का अमृत थी। इसने न केवल उसे 3 सितारा डू पूर्वज क्षेत्र तक पहुंचने में मदद की, बल्कि 3 सितारा डू पूर्वज स्तर पर उसकी साधना को भी मजबूत किया। जियोजिन, चलो। फिर गुही ने पास में एक टूटी चट्टान पर बैठे जियोजिन को देखा और मंद मंद मुस्कुराया। चीख, एक तेज चीख के साथ जियोजिन का शरीर तेजी से बड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक विशाल पक्षी आकाश को ढंक गया, जो मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के ऊपर से उड़ रहा था, धीरे धीरे किंगशान टाउन से दूर जा रहा था। गुही के मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज छोड़ने के एक दिन बाद नीले रंग की एक आकृति रेंज में प्रवेश कर गई। एक संक्षिप्त विराम के बाद नीली आकृति एमेथिस्ट विंग लैंड किंग की गुफा के सामने पहुंची। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि यूं थी, जो उस दिन बिना कुछ कहे चली गई थी। इस समय उसने अज्ञात मूल का नीला गाउन पहना हुआ था। गुफा के प्रवेश द्वार पर रुकने और कुछ देर तक झिझकने के बाद यून ने आँख भरी और धीरे धीरे गुफा के शांत अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद यून की सुंदर आकृति गुफा से बाहर निकली। उसका चेहरा निराशा और उदासी से भरा हुआ था। वह पहले ही जा चुका है। यून ने अपने हाथ में बैंगनी वस्त्र के कई टुकड़े पकड़े हुए थे और उसकी खूबसूरत आंखें जटिल भावनाओं से भरी हुई थी। जब उसने अपने हाथ में टुकड़ों को देखा तो गुफा में अस्पष्ट दृश्य की यादें यून के दिमाग में कौंध गईं। कुछ ही पलों के बाद एक नीली आकृति मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज से बाहर निकल गई। 20 उन्नत अध्यायों के लिए मेरे पैट्रियन की जांच करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक कठिन परिश्रम करने और मुझे प्रेरित करने में मदद करेगा। अध्याय 106, टैगरे रेगिस्तान में आगमन। एक और दिन बीत गया। विशाल आकाश में गुही एक विशाल गोल्ड फेदर जायंट ईगल की पीठ पर खड़ा था। उसके हाथ पीछे थे, वह नीचे की ओर देख रहा था। दूर क्षितिज पर एक सुनहरा परिदृश्य दिखाई दिया। टैगरे रेगिस्तान, मैं आखिरकार पहुंच गया हूँ। फिर गुही गोल्ड फेदर जायंट ईगल पर सवार होकर सीधी जमीन की ओर उतरा। दूर आकाश में प्रकाश की सुनहरी धारियां क्षितिज को पार कर गईं, जैसे कि विशाल सुनहरे रेगिस्तान में खड़े शहर की ओर बढ़ रही हों। जैसे ही वे शहर के पास पहुंचे, गर्मी की एक लहर ने उन्हें घेर लिया। अंतहीन सुनहरे परिदृश्य को देखते हुए गुही ने सांस छोड़ी। टैगरे रेगिस्तान, मैं यहाँ हूँ। टैगरे रेगिस्तान के निकट होने के कारण हवा शुष्क थी और गर्मी तीव्र थी। आसमान से चिलचिलाती धूप बरस रही थी, जो जमीन को भून रही थी और चिलचिलाती गर्मी की लहरें भेज रही थी, जिससे दृश्य विकृति और धुंधलापन पैदा हो रहा था। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति ऐसे माहौल में सहज महसूस करने की उम्मीद नहीं करता। हालांकि गुही को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां पहुंचने के बाद उसके शरीर के भीतर डूकी हुई का प्रवाह पहले की तुलना में अधिक सहज हो गया था। अपनी आंखों में थोड़ा आश्चर्यचकित भाव के साथ गुही ने अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने सामने खाली जगह में हल्का सा हाथ डाला। अगले ही पल अग्नि और पृथ्वी दोनों गुणों वाला एक ऊर्जा क्षेत्र सीधे उसकी हथेली में इकट्ठा हो गया। ऊर्जा क्षेत्र को देखते हुए गुही ने अपने होठों को थोड़ा दबाया और एक पल के बाद कुछ महसूस किया। तो ये स्थान ज्यादातर अग्नि और पृथ्वी गुण ऊर्जाओं से भरा हुआ है। ऐसा प्रतीत हुआ कि टैगोर रेगिस्तान अग्नि और पृथ्वी गुणों का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए काफी उपयुक्त था। यदि कोई अवसर होता तो वह लियूलिंग को कुछ समय के लिए प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ आने दे सकता था। यहाँ का वातावरण निस्संदेह उसकी साधना को काफी हद तक गति देगा। गुही का हमेशा अपने शिष्यों को अपने संरक्षण में रखने का कोई इरादा नहीं था। ग्रीनहाउस में फूल कभी भी सही मायने में नहीं उग सकते। जब वे एक निश्चित स्तर की आत्म सुरक्षा क्षमता प्राप्त कर लेते तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर निकाल देते। इसके बाद गुही ने एक सांस ली और अपने कपड़ों से धूल झाड़ दी।
फिर वह धीमी गति से पास के शहर की ओर चलता रहा। जैसे जैसे वह शहर के पास पहुंचा, उसके चारों ओर पैदल चलने वालों की संख्या बढ़ती गई। अधिकांश पुरुषों के धड़ नंगे थे, उनकी गहरी और अच्छी तरह से परिभाषित त्वचा उन्हें एक मजबूत रूप दे रही थी। वे काफी सीधे लग रहे थे। कभी कभी ऐसी महिलाएं भी होती थीं जिनकी त्वचा का रंग सांवला होने के बावजूद आकर्षक कांसे रंग का होता था। ये महिलाएं साम्राज्य के अंदरूनी इलाकों की महिलाओं की तरह संकोची और शालीन नहीं थीं। वे चमड़े के तंग कपड़े पहनती थीं जो उनकी शालीनता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होते थे। चलते समय बूहे अपने आसपास के नज़ारे की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाया। इस जगह की महिलाओं के पास बोल्ड और आकर्षक आकृतियां थीं। उनकी पतली कमर खुली हुई थी, लंबी और कसी हुई जांघें केवल छोटी स्कर्ट या शॉर्ट से ढकी हुई थी। उनके हिलते हुए कूल्हे आकर्षण और आकर्षण का स्पर्श जोड़ते थे। यात्रा के दौरान बूहे ने नज़ारे का आनंद लिया, अपने होंठ चाटे और शहर की ओर देखा जो अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। शहर के दरवाजों के ऊपर शहर की दीवारों पर 2 बड़े लाल रंग के अक्षर उकेरे गए थे जो खून की हल्की सी झलक दे रहे थे। रेगिस्तानी शहर, बूहे ने धीरे से फुसफुसाया, मुस्कुराया और शहर के दरवाजे की ओर चलना जारी रखा। जब वह शहर के द्वार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कवच पहने हुए बहुत से सैनिक शहर में प्रवेश करने वाले लोगों पर चिल्ला रहे थे। उन्होंने अपने हथियार थामे हुए थे और चिलचिलाती धूप में आने वाली भीड़ से सवाल कर रहे थे। वे थके हुए और अधीर लग रहे थे। ये दृश्य देखकर बूहे को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रेगिस्तान में बसे इस सुदूर शहर में इतनी कड़ी सुरक्षा होगी। भीषण गर्मी ने शहर के पहरेदारों को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया था और वे अधीरता से शहर में प्रवेश करने वाले लोगों पर चिल्ला रहे थे। शहर के द्वार की ओर चलते हुए और सैनिकों की डांट सुनते हुए बूहे ने अपनी भौं को थोड़ा सिकुड़ा। भूल जाओ, बहुत परेशानी है। अगले ही पल बूहे ने अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाया और ज़ीचितियानिया तकनीक को सक्रिय किया। एक फ्लैश के साथ वह तुरंत शहर में प्रवेश कर गया। जब बूहे फिर से दिखाई दिया तो वह शहर के भीतर एक सुनसान सड़क पर आ गया था। अपने आसपास के वातावरण को स्कैन करते हुए बूहे की आंखें चमक उठी। अजीबोगरीब रेगिस्तानी शैली की इमारतों का एक समूह दिखाई दिया। ये अनोखी इमारतें भले ही आलीशान सामग्रियों से नहीं बनी थीं, लेकिन इनका एक विशिष्ट चरित्र था जो काफी आकर्षक था। बूहे ने कुछ राहगीरों से पूछा और पता लगाया कि बोडोन वर्तमान में कहाँ रह रहा है। थोड़ी देर इत्मीनान से चलने के बाद उसने एक प्राचीन मानचित्र नामक एक मानचित्र स्टोर देखा जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। बूहे की नज़र स्टोर फ्रंट पर पड़ी। अन्य दुकानों के विपरीत इस दुकान में एक संयमित, कुछ हद तक देहाती आकर्षण था। कुछ हद तक आश्चर्यचकित महसूस करते हुए बूहे धीरे धीरे दुकान में प्रवेश किया। दुकान का अंदरूनी हिस्सा बहुत विशाल नहीं था और 2 चांदनी पत्थरों की कोमल रोशनी इसे रोशन कर रही थी। जैसे ही उसने नजर घुमाई दुकान के अंदर, उसने देखा कि नक्शे खरीदने वाले बहुत से ग्राहक नहीं थे। दुकान में प्रवेश करने के बाद बूहे की नजर कमरे में घूमी और अंत में काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर टिक गई। ये बूढ़ा व्यक्ति उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन हालांकि उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, लेकिन ड्राइंग पेन पकड़े उसके मुरझाए हुए हाथ अभी भी स्थिर और दृढ़ थे। दुकान के अंदर 4 लोग नक्शे चुन रहे थे, 3 पुरुष और 1 महिला। सभी ने काफी आलीशान कपड़े पहने हुए थे। उन चारों के पीछे कई हटे-कट्टे पुरुष सम्मानपूर्वक खड़े थे। जब बूहे अंदर आया तो उन्होंने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया, उसका मूल्यांकन किया, फिर उदासीनता से अपने नक्शे चुनने में लग गए। जब बूहे का मूल्यांकन किया जा रहा था तो उसने तीनों पुरुषों के चेहरों पर नजर डाली। वे सभ्य दिख रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव में अहंकार की झलक थी जिसने उनकी अपील को कम कर दिया। दूसरी ओर महिला ने एक टाइट फिटिंग लाल पोशाक पहनी हुई थी जो उसके आकर्षक फिगर को उजागर कर रही थी। उसका शरीर लाल पोशाक में पूरी तरह से लिपटा हुआ था जो उसके सुंदर कर्व्स को उभार रहा था। तीनों पुरुष कभी कभी लाल पोशाक द्वारा बनाए गए आकर्षक सिलहूट पर नजर डालते थे। उनकी आंखों में प्रशंसा और इच्छा प्रकट होती थी, लेकिन उस प्रशंसा के नीचे महिला की बात आने पर बेचैनी का एक स्पर्श छिपा हुआ था। बूहे ने लोगों के इस अजीबोगरीब समूह पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी नजर बुजुर्ग आदमी पर डाल दी। वह काउंटर पर चला गया और एक नक्शा उठाया, लापरवाही से उसे पलटता रहा। उसे याद आया कि बर्फ सम्राट बोडोंग ने यहाँ हरे कमल की कोरलों का एक टुकड़ा छिपाया था। चूंकि वह आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे यह टुकड़ा प्राप्त करना था। अध्याय 107 बर्फ सम्राट लंबे समय से नहीं देखा। ग्रीन रोड स्कोर फ्लेम मानचित्र पर विचार करते हुए बूहे ने धीरे से मुस्कुराया। दूसरों को परेशान न करने का विकल्प चुनते हुए उसने अपने बगल में काउंटर को देखना शुरू कर दिया। इन काउंटरों पर कई नक्शे रखे हुए थे। बूहे ने प्रत्येक नक्शे की सावधानीपूर्वक जांच की, कभी कभी उन्हें हल्के से हिलाया। उसे याद आया कि मूल कहानी में बोडोंग ने इन नक्शों के बीच ग्रीन रोड स्कोर फ्लेम मानचित्र छिपा दिया था। जैसे ही उसने स्पष्ट रूप से चिन्हित मार्गों वाले मानचित्रों का अध्ययन किया, बूहे की आंखों में आश्चर्य की चमक चमक उठी। मानचित्रों ने टैग्रे रेगिस्तान के भीतर विभिन्न गुप्त स्थानों के बारे में अविश्वसनीय रूप से विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसने समझाया कि क्यों बोडोंग जैसा व्यक्ति, जो अपने स्वभाव के लिए जाना जाता है, प्राचीन मानचित्र जैसी दुकान संचालित कर सकता है और इसे रेगिस्तान शहर में इतना प्रसिद्ध बना सकता है। मानचित्रों की गुणवत्ता अपने आप में बोलती है। टैग्रे रेगिस्तान में नए लोगों के लिए ये विस्तृत मानचित्र निस्संदेह बेहद मददगार होंगे। कुछ देर तक नक्शों का निरीक्षण करने के बाद बूहे को अभी तक ग्रीन रोड स्कोर फ्लेम नक्शा नहीं मिला था। उसने अभी भी व्यस्त बोडोंग पर नजर डाली, अपने होठों को दबाया और फिर इत्मीनान से दुकान के एक कोने में चला गया। वहां पीले पड़ चुके नक्शों से भरा एक पुराना लकड़ी का स्टैंड उसका ध्यान आकर्षित कर रहा था। ये लकड़ी का स्टैंड काफी पुराना लग रहा था, छेदों और दरारों से भरा हुआ। इस पर कुछ पीले पड़ चुके नक्शे पड़े थे जिन पर क्षति के निशान थे, जैसे कि वे नक्शा बनाने की प्रक्रिया के दौरान असफल प्रयास थे। बूहे ने लापरवाही से इन पीले पड़ चुके नक्शों को छान मारा और एक हल्की बासी गंध हवा में भर गई, जिससे उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई। उसके हाथ के हल्के झटके से असफल नक्शों में से एक ढेर से फिसलकर फर्श पर गिर गया।
ये देखकर बूढ़ी की आंखें तेज हो गईं। गिरे हुए नक्शे को वापस लेने के लिए नीचे झुका उसने उस पर चिन्हित कुछ हद तक परिचित रहस्यमय मार्ग को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद बूढ़ी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसके मुंह के कोनों पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। वास्तव में ये ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम मैप है। हालांकि वह अभी भी इन मार्गों के पीछे के रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, लेकिन इस नक्शे पर आकृतियां और पैटर्न कुछ हद तक परिचित गुणवत्ता वाले थे। इसने उसे एक ऐसे ही रहस्यमय नक्शे की याद दिला दी जिसे उसने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की एक गुफा में देखा था जब वह जियाओ यिक्सिन के साथ एक साहसिक यात्रा पर गया था। बूढ़ी मुस्कुराया और जबकि हाइबो डोंग अभी भी अपने काम में तल्लीन था, चुपचाप नक्शे को अपने स्थानिक रिंग में छिपा दिया। फिर वह धीरे धीरे अंदर चला गया। जैसे ही पीछे से कदमों की आहट आए, हाइबो डोंग, जो अभी भी मानचित्र बनाने में डूबा हुआ था, कुछ देर के लिए रुक गया। उसने अपनी भौहों को थोड़ा सिकुड़ा, लेकिन अपना सिर नहीं उठाया, बस इतना कहा, मुझे खेद है, लेकिन स्टोर आज के लिए बंद है। अगर आपको नक्शा खरीदना है तो कृपया कल वापस आएं। हाइबो डोंग की कुछ हद तक उदासीन प्रतिक्रिया सुनकर बूढ़ी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसे दुकानदार के लिए स्टोर के मालिक का स्वभाव अजीब लगा। जैसे ही बूढ़ी जाने वाला था, दो हट्टे-कट्टे आदमियों ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। उनके हाथ कमर पर लगे हथियारों को पकड़े हुए थे। वे उसे खतरनाक नजरों से घूर रहे थे। ओह! घटनाओं के अचानक मोड़ ने बूढ़ी को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और अपने सामने खड़ी लाल पोशाक वाली सुंदर महिला को देखा, जो शहर में सम्मानजनक स्थिति में थी। मास्टर आइस को नक्शे बनाते समय परेशान होना पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप चले जाएं। सुंदर लाल पोशाक वाली महिला, लाल पोशाक उसके शानदार फिगर को और भी निखार रही थी, शांति से पास आए और एक सौम्य स्वर में बोली। महिला की आवाज हालांकि काफी कोमल थी, लेकिन उसमें प्रभुत्व और अहंकार का संकेत था। उद्धरण चिन्ह ... क्या ये हो सकता है कि ये लोग पहले से ही हाइबो डोंग की पहचान जानते हों? लाल पोशाक वाली महिला हाइबो डोंग के प्रति इतना सम्मान दिखा रही थी, ये देखकर बूढ़ी कुछ पल के लिए अचंभित रह गया। हाइबो डोंग यहाँ एकांत में रह रहा था, उसे अपनी असली पहचान नहीं बतानी चाहिए थी, अन्यथा मित्तल परिवार अब तक उसे ढूंढने आ गया होता। बूढ़ी को यह नहीं पता था कि लाल पोशाक वाली युवती भी इस समय थोड़ी चिढ़ महसूस कर रही थी। वह डेजर्ट सिटी के स्वामी की बेटी थी और लाड प्यार की आदी थी। उसने कब किसी को इतना सम्मान दिया था, लेकिन उसके पिता ने उसे बताया था कि इस छोटी सी दुकान का मालिक शायद कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। नतीजतन उसके पिता अक्सर उसे दुकान पर बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने का निर्देश देते थे, ताकि वह इस शक्तिशाली व्यक्ति का पक्ष जीत सके। युवती ने अपने पिता की बातों को दिल से लिया और बुजुर्ग व्यक्ति को सबसे अच्छी देखभाल प्रदान करने की पूरी कोशिश की। हालांकि वह निराश महसूस करती थी कि वह उसके प्रयासों के प्रति उदासीन लग रहा था। जब भी वह दुकान पर मदद करती थी तो बुजुर्ग व्यक्ति उसे उदासीनता से अभिवादन करता था, जिससे उसे लगता था कि उसकी सराहना नहीं की जा रही है। आमतौर पर गर्वित युवती के लिए ये स्थिति सहन करना कठिन था। फिर भी भले ही बुजुर्ग व्यक्ति ने कभी उसका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया था, लेकिन वह अपने पिता की बातों पर दृढ़ता से विश्वास करती थी। और एक निश्चित दिन उसने अनजाने में बुजुर्ग व्यक्ति की आभा को महसूस किया। वह आभा अविश्वसनीय रूप से भयानक थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई और उस पर एक स्थायी छाप छोड़ गई। यही कारण था कि बुजुर्ग व्यक्ति के ठंडे व्यवहार ने उसे नहीं रोका और वह उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करती रही। यह आज्ञाकारी और सम्मानजनक व्यवहार अक्सर उसके दोस्तों को अविश्वास में डाल देता था। क्या ये वही लड़की थी जिसने एक बार डेजर्ट सिटी को उल्टा कर दिया था? आज युवती बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने के लिए दुकान पर आई थी, जैसा कि वह अन्य दिनों में करती थी। बुजुर्ग व्यक्ति का रवैया हमेशा की तरह ठंडा था। उसने उसे एक संक्षिप्त नजर से देखा और फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गर्वित युवती अपनी हताशा को छिपा नहीं सकी और जब बूढ़ी ने साहपूर्वक प्रवेश किया तो वह उसकी झुंझलाहट का लक्ष्य बन गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खुद को मुखर करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहती थी। बूढ़ी ने युवती की फटकार पर थोड़ा ध्यान दिया। उसने बस उसे एक त्वरित नजर से देखा, अपने हाथ में पकड़े हुए नक्शे को एक तरफ रख दिया और शालीनता से उन दो हट्टे-कट्टे आदमियों को किनारे कर दिया जिन्होंने उसका रास्ता रोक रखा था। ये देखकर कि बूढ़ी ने न केवल उसके आदेशों की अनदेखी की, बल्कि सीधे हस्तक्षेप किया, युवती की आंखों में क्रोध की चमक आ गई। उसने अपनी बर्फ सी सफेद थोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया, बूढ़ी की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा, जिसे वह बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बहुत सम्माननीय मानती थी। लेकिन जब वह उसे दया की भीख मांगते हुए देखने ही वाली थी, बूढ़ी ने कुछ ऐसा किया जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह गई। बूढ़ी ने अचानक अपने हाथ में रुकी हुई की एक गेंद उठाई और उसे बुजुर्ग व्यक्ति की ओर आक्रामक तरीके से फेंक दिया, जिसे युवती बहुत सम्मान देती थी। जब उसने ऐसा किया तो बूढ़ी ने धीरे से कहा, बूढ़े आदमी है, एक पुराना दोस्त आपसे मिलने आया है। क्या आप अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? अध्याय 108 हाइबो डोंग का आश्चर्य। डूकी हुई की गेंद, जो हाइबो डोंग तक पहुंचने ही वाली थी, अचानक एक ठंडी हवा के झोंके से बर्फ के एक टुकड़े में जम गई और फिर वह बूढ़े आदमी के बदन में कमजोर होकर गिर गई। डूकी हुई को बर्फ में बदलते देख लाल पोशाक वाली महिला की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चमक उठी। ये बूढ़े आदमी द्वारा अपनी आश्चर्यजनक शक्ति को प्रकट करने का एक और उदाहरण था। यह आदमी वास्तव में कुछ भी बेहतर नहीं जानता है। उसने मास्टर आइस के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत की। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि बाद में तुम्हारे साथ क्या होता है, महिला ने सोचा, अपना संयम वापस पाया और अपनी आंखों में कुछ हद तक दुर्भावनापूर्ण चमक के साथ बूढ़े को देखा। उसके विचार में ठंडे और आरक्षित मास्टर आइस सफेद कपड़े पहने आदमी को कभी भी आसानी से नहीं जाने देंगे। हालांकि उसके विचार इच्छाधारी सोच से ज्यादा कुछ नहीं थे। बूढ़ी के हस्तक्षेप के बाद हाइबो डोंग ने वास्तव में अपने कार्यों को रोक दिया था। उसने अपने हाथ में रखे नक्शे से अपनी नजर हटा ली और जब उसने अपने सामने सफेद कपड़ों वाले आदमी को देखा तो उसके मुरझाए और ठंडे चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। स्पष्ट रूप से बूढ़े द्वारा उसे बूढ़े आदमी है कहकर संबोधित करने से वह बेचैन हो गया था।
तुम हो। हाइबोडोंग ने गुहे की बारीकी से जांच की और उसके भीतर एक परिचय की भावना उमड़ पड़ी। उसे यकीन था कि वह इस आदमी से पहले भी मिल चुका था, लेकिन उसे तुरंत याद नहीं आ रहा था। यह आश्चर्यजनक नहीं था। जब बूहे और हाइबोडोंग मिले थे तब बूहे एक उत्साही युवक था। अब एक दशक से अधिक समय बाद बूहे की शक्ल सूरत में काफी बदलाव आ गया था। इसके अलावा बूहे ने एक घुमक्कड़ व्यक्ति के व्यवहार को आत्मसात कर लिया था और उसकी समग्र उपस्थिति पहले जैसी नहीं थी। हाइबोडोंग ने अपने सामने आकर्षक और शालीन व्यक्ति को देखा जो आकर्षण और शालीनता से भरा हुआ था। वह अजनबी की असली पहचान के बारे में हैरान और संशयी था। ये व्यक्ति कौन है? जिस तरह से उसने मुझे पहले संबोधित किया उससे ये स्पष्ट है कि वह मुझे पहचानता है। हाइबोडोंग की हैरान अभिव्यक्ति को देखकर बूहे मदद नहीं कर सका, लेकिन ध्यान दिया कि बूढ़े व्यक्ति ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। एक कड़वी मुस्कान के साथ बूहे ने कहा, क्या बात है बर्फ सम्राट, बहुत समय हो गया है और तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। बूहे, उस समय किसी ने मेरी निष्ठा के लिए बहुत बड़ी कीमत की पेशकश की थी। उसने छठी कक्षा का अमृत नुस्खा दिया था, याद है? ये सुनकर हाइबोडोंग का दिमाग अचानक रोशन हो गया और उसने कहा, तुम बूहे हो? बूहे ने इतना स्पष्ट सुराग दिया, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे हाइबोडोंग को याद न आए। उनके बगल में लाल पोशाक वाली महिला ने देखा कि बूहे ने न केवल हमला किया बल्कि मास्टर आइस के साथ बातचीत भी की। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। उसने बूहे पर एक संक्षिप्त नजर डाली और अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ लिया। यह आदमी कौन था और मास्टर आइस उसके साथ इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहा था? महिला के भीतर ईर्ष्या की भावना जाग उठी। उसने जितनी बार मास्टर आइस से अकेले निपटने की कोशिश की थी उसने कभी भी उसके साथ इतनी दयालुता से व्यवहार नहीं किया था। यह आदमी, लाल पोशाक वाली महिला अपने दिल में नाराजगी महसूस कर रही थी और वापस जाकर किसी से गुहे की उत्पत्ति की जांच करवाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक उनके मुंह से निकले शब्दों ने उसे ऐसा जकड़ दिया मानो बिजली गिर गई हो। बेशक ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुआ था। दुकान के अंदर 3 युवक और कई हटे-कट्टे आदमी हाइबोडोंग के मुंह से गुहे नाम सुनकर सभी कठोर हो गए। उनके पूरे शरीर मानो जम गए हों। गुहे, दान राजा गुहे। दुकान के अंदर हर एक की नजर आश्चर्य और अविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि वे अपने सामने सफेद कपड़ों में गुहे को देख रहे थे। उनके दिमाग इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। जयामा साम्राज्य में दान राजा गुहे का नाम व्यापक रूप से जाना जाता था, इसलिए गुहे नाम सुनते ही लाल पोशाक वाली महिला और अन्य लोगों को सहज रूप से महान दान राजा गुहे का ख्याल आया। दुकान के अंदर जब उन्होंने गुहे को हाइबोडोंग के साथ सहजता से बातचीत करते देखा तो उनके तिरस्कार भरे भाव धीरे धीरे नरम पड़ गए। हालांकि वह घमंडी थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। गुहे और उनकी बातचीत के प्रति रहस्यमय बूढ़े आदमी के रवैये को देखकर वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके सामने सफेद कपड़े पहने आदमी की पृष्ठभूमि असाधारण थी। ये सोचकर लाल पोशाक वाली महिला ने कुछ हद तक कड़वी मुस्कान बिखेरी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने डरते हुए कहा, मास्टर आइस। उनकी बातचीत बाधित हुई। हाइबोडोंग ने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ा और लाल पोशाक वाली महिला को एक नजर देखा। उसने उदासीनता से कहा, अब तुम वापस जा सकती हो। भविष्य में फिर से आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पिता से कहो कि उनकी चालें कुछ कमजोर हैं। हाइबोडोंग के खारिज करने वाले शब्दों को सुनकर लाल पोशाक वाली महिला एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपने लाल होठों को काट लिया। उसका इरादा हाइबोडोंग को एक छात्र के रूप में स्वीकार करने का था, लेकिन उसके शब्दों ने स्पष्ट रूप से उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। उस पल महिला को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसकी आंखें नम हो गई हैं और उसकी लंबी पलकें नम हो गई हैं। अपनी वर्तमान स्थिति में वह बूहे के प्रति वही अहंकार नहीं दिखाती थी जो वह पहले दिखाती थी। हाइबोडोंग के उदासीन रवैये को देखकर बूहे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस बूढ़े आदमी का दिल वाकई बहुत जिद्दी था। जबकि महिला के अहंकारी रवैये ने उस पर बुरा प्रभाव डाला था, वह आखिरकार हाइबोडोंग के लिए काम कर रही थी। वह हाइबोडोंग का पक्ष जीतने के लिए बहुत प्रयास कर रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस जिद्दी और उदासीन बूढ़े आदमी का अभी भी उसके साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इस बूढ़े आदमी का स्वभाव उसके आए सम्राट के खिताब से मेल खाता था। हाय ओल्ड मैन, आपकी हैसियत के साथ एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करना वास्तव में आपका अपमान है। बूढ़े ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और काउंटर पर एक नक्शे के साथ खेलते हुए मजाक में टिप्पणी की। ये सुनकर हाइबोडोंग एक पल के लिए रुक गया। बूढ़े के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। अपनी उंगली के सिरे पर पीले रंग की स्टोरेज रिंग पर अपनी उंगली के हल्के स्पर्श से स्क्रॉल के बाद स्क्रॉल दिखाई दिए और उसने लाल पोशाक वाली महिला की ओर एक स्क्रॉल फेंका। असहायता के भाव के साथ कहा, यह एक निम्न स्तरीय प्रोफाउंड रैंक व्यू तकनीक है। चूंकि आपने इतने लंबे समय तक मेरी मदद की है, इसलिए मैं इसे आपको दे दूंगा। मुझे पता है कि आप चाहते थे कि मैं आपको एक छात्र के रूप में स्वीकार करूं, लेकिन मेरा वास्तव में ऐसा इरादा नहीं है, इसलिए इसे मेरा मुआवजा समझें। स्क्रॉल को चकित रूप से प्राप्त करते हुए लाल पोशाक वाली महिला ने अपने होठों को कसकर दबाया। थोड़ी देर बाद वह बूढ़े के प्रति आभार व्यक्त करते हुए थोड़ा झुकी। फिर उदास चेहरे के साथ वह दुकान से बाहर निकल गई। लाल पोशाक वाली महिला के जाने के बाद दुकान में मौजूद अन्य लोग भी उसके पीछे चले गए। एक पल में दुकान अपनी वीरान स्थिति में लौट आई। हे, मैं हमेशा से ही एक ऐसा व्यक्ति रहा हूँ जिसे आज़ादी पसंद है और मुझे छात्रों को पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह मेरे पीछे आए, लेकिन उसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। महिला के जाने के बाद हाइबोडोंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। मुस्कुराते हुए बूढ़े ने हाइबोडोंग की ओर देखा और कहा, यह सच है। प्रसिद्ध बर्फ सम्राट आसानी से शिष्यों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये सुनकर हाइबोडोंग ने बूढ़े की ओर देखा। उनकी निगाहों में उलझन का भाव था। बूढ़े, आपको ये जगह कैसे मिली? अध्याय 109 सौदा। हाइबोडोंग की पूछताछ का सामना करते हुए बूढ़े ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ईमानदारी से कहूं तो वह समझा नहीं सकता था।
तो बूहे ने सहजता से उत्तर दिया, मेरे अपने तरीके हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि इस सुदूर छोटे से शहर में छिपने का मतलब है कि कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं जानता? ये सुनकर हाई बूडोंग एक पल के लिए अचंभित रह गया। फिर उसने गूही को एक गहरी नजर से देखा और थोड़ी देर बाद उसके बूढ़े चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम वास्तव में प्रसिद्ध डैनकिन बूहे हो। तुम्हारे तरीके वास्तव में असाधारण हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम, बच्चे, इस स्तर तक बढ़ सकते हो। ये कहने के बाद हाई बूडोंग ने प्रशंसा की भावना से गूही को देखा। पिछले कुछ वर्षों में भले ही वह इस सुदूर छोटे से शहर में खुद को एकांत में रखता था, लेकिन वह जियामा साम्राज्य में डैनकिन बूहे की प्रतिष्ठा से अच्छी तरह वाकिफ था। बूहे वास्तव में बर्फ सम्राट के रूप में अपने खिताब के दिनों की तुलना में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। उस समय को याद करें जब बूहे ने अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में पहला स्थान जीता था, तब वह सिर्फ एक युवा था। हालांकि बूहे ने असाधारण प्रतिभा दिखाई थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह आज जो सफलता प्राप्त कर रहा है उसे प्राप्त करेगा। एक पल के लिए हाई बूडोंग कुछ भावुक हो गया। हाई बूडोंग के चेहरे पर पुरानी यादों के भाव देखकर बूहे मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बर्फ की तरह ठंडा बर्फ सम्राट इतना भावुक कब हो गया? बर्फ सम्राट, ये सुनकर हाई बूडोंग की आंखों में एक तरह की मदहोशी छा गई और वह बुदबुदाया, पूर्व बर्फ सम्राट बहुत पहले ही गायब हो गया है। अब तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ टू स्पिरिट लेवल का एक बूढ़ा आदमी हूँ। ये सुनकर बूहे ने एक पल के लिए हाई बूडोंग का आकलन किया और शांति से कहा, हाय ओल्ड मैन, तुम्हें किसी तरह के अभिशाप से सील कर दिया जाना चाहिए था, जिससे तुम्हारी ताकत टू स्पिरिट लेवल तक गिर गई, है ना? बूहे के शब्दों पर हाई बूडोंग ने कुछ कड़वाहट से सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, ये सही है। साम्राज्यों के बीच मजबूत पीढ़ी की बैठक में भाग लेने के बाद मैं टैगोर रेगिस्तान में आया। संयोग से मुझे एक नक्शे का टुकड़ा मिला। हालांकि इससे सांपों की रानी मेडुसा सांप कबीले की शासक का पीछा करना पड़ा। आपको पता होना चाहिए कि मेडुसा डू सम्राटों में शीर्ष विशेषज्ञों में से एक है। यदि सांप कबीले में उसके जैसे और विशेषज्ञ होते तो वे बहुत पहले ही मानव साम्राज्यों पर हमला कर देते। उस लड़ाई में मैं बिना किसी आश्चर्य के उससे हार गया। हालांकि मैं बाद में भागने में कामयाब रहा, लेकिन मुझे उसके सांपसील अभिशाप से शापित किया गया। न केवल मेरा शरीर तेजी से बूढ़ा हो गया, बल्कि मेरी ताकत भी डू स्पिरिट स्तर पर सील हो गई। हाई बूडोंग ने आह भरी और आगे कहा, इतने सालों से मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ, उस नक्शे के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि कुछ ऐसा मिल जाएगा जो अभिशाप को दूर कर सके। हालांकि नक्शा पूरे नक्शे का एक छोटा सा हिस्सा है और मेरे व्यापक अनुभव के बावजूद मैं इसे डिकोड नहीं कर सका। ये सुनकर गूही थोड़ा मुस्कुराया और फिर अपने स्टोरेज रिंग से पहले प्राप्त किए गए नक्शे का टुकड़ा निकाला। उसने इसे ऊपर उठाया और पूछा, क्या ये वही टुकड़ा है जिसका तुमने उल्लेख किया था? जब उसने गूही के हाथ में पकड़े हुए टुकड़े को देखा तो हाई बूडोंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। एक पल के बाद वह कुछ हद तक नाखुश दिखाई दिया और उसने गूही से कहा, गूही, तुमने मेरी सहमति के बिना मेरा सामान ले लिया है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? हाई बूडोंग की जलन का सामना करते हुए गूही उदासीन रहा और कहा, चलो एक सौदा करते हैं, मुझे ये टुकड़ा चाहिए। इन शब्दों पर हाई बूडोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सख्ती से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? ये टुकड़ा बहुत समय से आपके पास है और आप इसके रहस्यों को नहीं जान पाए हैं। तुम इसे मुझे क्यों नहीं दे देते और मैं एक शर्त पर सहमत हो सकता हूँ, गूही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एक शर्त? ये सुनकर हाई बूडोंग थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, जब तक तुम मेरे अंदर की सील नहीं तोड़ सकते मैं सहमत नहीं होऊंगा। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे पास एक स्वर्गीय ज्वाला है? गूही ने मनोरंजन के संकेत के साथ जवाब दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक विचार के साथ बैंगनी ज्वाला की एक लपट तुरंत उसकी हथेली में दिखाई दी। जैसे ही बैंगनी ज्वाला दिखाई दी, आसपास का स्थान थोड़ा विकृत हो गया और पूरे कमरे का तापमान तुरंत बढ़ गया। जिस क्षण गूही की हथेली में स्वर्गीय ज्वाला दिखाई दी, हाई बूडोंग की आंखें जम गई क्योंकि वह गूही की हथेली में ज्वाला को घूर रहा था। उसकी निगाहें सदमे से भरी हुई थी और फिर यह चरम उत्साह में बदल गई। वह हकलाते हुए बोला, ये क्या यह एक स्वर्गीय ज्वाला है? गूही ने सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, हाँ, ज्वाला मेरे हाथ में वास्तव में एक स्वर्गीय ज्वाला है। अब क्या मेरे पास आप पर लगी मोहर हटाने की योग्यता है? गूही की पुष्टि प्राप्त करने पर हाई बूडोंग की वृद्ध आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठी। चूंकि आपके पास एक स्वर्गीय ज्वाला है और आपकी कीमिया कौशल के साथ आप वास्तव में मुझ पर लगी मोहर हटा सकते हैं, हाई बूडोंग ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। जब तक आप मुझ पर लगी मोहर हटा सकते हैं, मैं आपको नक्शे का ये टुकड़ा दे दूंगा। आप क्या कहते हैं? ये सुनकर गूही मुस्कुराया और जवाब दिया, आपकी मोहर हटाने में मदद करना कोई समस्या नहीं है। हालांकि मुझे नक्शे का पूरा टुकड़ा चाहिए। गूही को याद आया कि उसके पास जो टुकड़ा था वह अधूरा था और वह जानता था कि यह बूडोंग के पास उसका दूसरा आधा हिस्सा था। गूही के शब्दों को सुनकर हेबोडोंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ये दर्शाता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि गूही को ये पता चलेगा। एक पल के बाद हेबोडोंग का चेहरा अपने सामान्य संयम में लौट आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में आप हमेशा की तरह समझदार हैं, डैनकिन गूही। अगर मेरे शरीर पर लगी सील हटा दी जाए तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको नक्शे का बचा हुआ आधा हिस्सा दे दूंगा। इस जवाब पर गूही ने राहत की सांस ली और सिर हिलाकर हेबोडोंग की ओर देखा। वह मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं सहमत हूँ। गूही की सिर हिलाते हुए देखकर हेबोडोंग आखिरकार शांत हो गया और उसके बूढ़े चेहरे पर प्रत्याशा की भावना दिखाई दी। मुझे नुस्खा दे दो। ओह, और आपको किसी कीमियागर से गोली बनाने के लिए कहते समय नियमों के बारे में पता होना चाहिए, है न? गूही ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आप खुद ही सामग्री उपलब्ध कराते हैं। अध्याय 110, रेगिस्तानी शहर छोड़ना। ये सुनकर हेबोडोंग के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। स्वाभाविक रूप से वह इस नियम से अवगत था। ये कीमिया समुदाय के भीतर एक अलिखित समझौता था
हालांकि जब उसने गूही की प्रतिक्रिया सुनी तो हेबोडोन के पुराने हाथों ने उसकी दाढ़ी के कुछ धागों को पकड़ लिया। वह कुछ हद तक शर्मिंदा दिख रहा था। उसने समझाया, मैंने सूचीबद्ध नुस्खे के अनुसार लगभग सभी आवश्यक सामग्री एकत्र कर ली है। इस समय मुझे केवल एक घटक की कमी है। गूही ने हैरान होकर पूछा, आपको कौन सा घटक याद आ रहा है? हेबोडोन ने असहज महसूस करते हुए इसे पेश किया। इस घटक को सैंड मंडला ऑफ द सेंस कहा जाता है। ये केवल टैगोर ग्रेट डेजर्ट में ही पाया जा सकता है। तापमान जितना अधिक होगा, इसके मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लेकिन आप जानते हैं, मैं बर्फ की विशेषता तकनीक का अभ्यास करता हूँ और मेरे भीतर रानी मेडुसा द्वारा लगाई गई मोहर भी है। जिस क्षण मैं टैगोर ग्रेट डेजर्ट के दिल में कदम रखूंगा, वह मुझे पहचान लेगी। तो हेबोडोन की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर गूही ने उसे एक गहरी नजर से देखा और पूछा, क्या आप मुझसे ये जड़ी बूटी अपने लिए खोजने के लिए कह रहे हैं? मैं आपको याद दिला दूं कि आप पहले से ही मेरे द्वारा आपके लिए दवा बनाने के साथ एक बढ़िया सौदा पा रहे हैं। इस मानचित्र के टुकड़े के मूल्य को देखते हुए मुझे आपके लिए विशाल रेगिस्तान में जड़ी बूटियों की खोज करने के लिए कहना थोड़ा ज्यादा लगता है। गूही के शब्दों को सुनकर हेबोडोन ने अजीब तरह से ठहाका लगाया, फिर हार मानने के लहजे में कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास एक जानकारी है जो आपको जरूर दिलचस्प लगेगी। कौन सी जानकारी? गूही ने कुछ आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। मेरे पास जो जानकारी है वह स्वर्गीय लेप्टो से संबंधित है। हेबोडोन ने कहा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी क्योंकि वह सीधे गूही को देख रहा था। वह धीरे से मुस्कुराया और आगे बोला, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये जानकारी आपको रेत के रेतमंडल को खोजने में मेरी मदद करने के लिए राजी कर सकती है। स्वर्गीय लेप्टे शब्द सुनते ही गूही का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने अपनी नजर हेबोडोन पर टिका दी। आपने टैगोर रेगिस्तान में स्वर्गीय लेप्टों की उपस्थिति के बारे में कुछ सुना होगा? हेबोडोन ने गूही को एक फीकी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। गूही ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तो क्या आप जानते हैं कि यह स्वर्गीय ज्वाला कहाँ स्थित हो सकती है? मुझे मानचित्रण में विशेष रुचि है और मैंने टैगोर ग्रेट डेजर्ट के भीतर कुछ समय बिताया है। मैं अपनी जांच के माध्यम से स्वर्गीय ज्वालाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहा। हालांकि मैं स्वर्गीय ज्वाला के सटीक स्थान के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन मुझे उन स्थानों का अच्छा अंदाजा है जहां इसे पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है। मेरी जानकारी के बिना भले ही आप टैगोर रेगिस्तान में 1 साल से अधिक समय बिताएं, स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। क्या आप मुझे रेत के रेतमंडल को प्राप्त करने में मदद करने के लिए तैयार होंगे? बदले में मैं इन वर्षों में स्वर्गीय ज्वालाओं के बारे में एकत्र की गई सभी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा, हेबोडोन ने मुस्कुराते हुए कहा। सौदा। गूही ने संकोच नहीं किया और सीधे सहमत हो गया। स्वर्गीय ज्वालाओं का आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण था और वह इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कीमत चुकाने को तैयार था। गूही की सहमति देखकर हेबोडोन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अपनी जेब में हाथ डाला और चर्मपत्र का एक पतला टुकड़ा निकाला। उसने इसे गूही को सौंपते हुए कहा, अपनी खोजबीन के दौरान मैंने पाया कि टैगोर रेगिस्तान में 3 स्थान हैं जहां स्वर्गीय लेप्टे होने की सबसे अधिक संभावना है। इन तीनों स्थानों को इस मानचित्र पर चिन्हित किया गया है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और गूही ने धीरे से चर्मपत्र लिया। इसे देखने के बाद उसने ध्यान से इसे खोला। उसे जो मिला वह टैगोर महान रेगिस्तान का एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत मानचित्र था, जो काउंटर पर उपलब्ध मानचित्रों से कहीं बेहतर था। इस मानचित्र ने न केवल रेगिस्तान में जल स्रोतों के स्थानों को सटीक रूप से चिन्हित किया, बल्कि पूरे रेगिस्तान में बिखरे हुए सांप मानव जनजातियों को भी इंगित किया। क्या आप मानचित्र पर 3 ज्वाला के निशान देखते हैं? हेबोडोन ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। ये सुनकर गूही की नजर मानचित्र पर घूमी और वास्तव में उसने मानचित्र के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दिशाओं में 3 बहुत ही विशिष्ट ज्वाला प्रतीकों की खोज की। ये 3 स्थान टैगोर रेगिस्तान में सबसे संभावित स्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां एक स्वर्गीय ज्वाला छिपी हो सकती है। इन 3 ज्वाला प्रतीकों पर अपनी उंगली दिखाते हुए हेबोडोन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ये मेरे अन्वेषण और तर्क के आधार पर अनुमानित हैं। सटीकता की 100% गारंटी नहीं दी जा सकती है, लेकिन यह निसंदेह आपकी आंख मूंदकर इधर उधर टटोलने से बेहतर है। ये सुनकर गूही ने थोड़ा सिर हिलाया। भले ही उसके पास असाधारण आत्माबोध था, लेकिन टैगोर महान रेगिस्तान विशाल था और इसके भीतर एक स्वर्गीय ज्वाला का पता लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। हेबोडोन का विस्तृत नक्शा निस्संदेह उसे बहुत समय और प्रयास बचाएगा। याद रखें, पूर्व और उत्तर में ज्वाला प्रतीकों से चिन्हित स्थानों पर जाना सबसे अच्छा है। जहां तक पश्चिमी स्थान की बात है, यदि संभव हो तो वहां जाने से बचें। क्यों? क्योंकि वह स्थान टैगोर रेगिस्तान के गहरे दिल के करीब है। रानी मेडुसा अपनी सीमा में प्रवेश करने वाले किसी भी इंसान की उपस्थिति को महसूस कर सकती है। हालांकि आपके पास एक स्वर्गीय ज्वाला है, अगर आप भयानक रानी मेडुसा से भिड़ गए तो मुझे संदेह है कि आपके पास जीवित बचने का बहुत मौका होगा। रानी मेडुसा की भयावह ताकत के बारे में सोचते हुए हेबोडोन ने डर के एक संकेत के साथ आह भरी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, थोड़ा सिर हिलाते हुए गूही ने शांति से जवाब दिया। वह जानता था कि अगर उसे अन्य 2 स्थानों पर स्वर्गीय ज्वालाओं के कोई निशान नहीं मिले तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह ज्वाला के प्रतीक से चिन्हित पश्चिमी स्थान पर जाएगा। हेबोडोन ने जिस खतरे का उल्लेख किया था, गूही ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी 3 सितारा डू पूर्वज शक्ति के साथ वो पूरे टैगोर महान रेगिस्तान पर हावी हो सकता था। यहाँ तक कि अगर रानी मेडुसा का सामना भी उससे होता तो वह आसानी से वश में हो जाती। मैं आपकी सहायता के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। मुझे आशा है कि आप स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने में सफल होंगे और फिर रेत के रेतमंडल को वापस लाएंगे। गूही को ध्यान से नक्शा रखते हुए देखकर हेबोडोन मुस्कुराया। जहाँ तक नुस्खे और छोटे नक्शे के टुकड़े की बात है तो मुझे उन्हें थोड़ी देर के लिए रखने की अनुमति दे। जब आप वापस आएंगे तो मैं उन्हें आपको सौंप दूंगा। समझ गया? गूही ने कृतज्ञता में अपने हाथों को एक साथ जोड़ते हुए थोड़ा सिर हिलाया। उस स्थिति में मैं विदा लेता हूँ। ये कहकर गूही सीधे दुकान से बाहर चला गया।
दुकान से बाहर निकलते हुए वो सीधे साधे और सादे दुकान के दरवाजे की ओर देखने लगा। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और चिलचिलाती धूप को उबलते पानी की तरह अपने चेहरे पर गिरने दिया। थोड़ी देर बाद उसने एक गहरी सांस छोड़ी।